साथियों, जय हिंद। हमारे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं इतिहास के पन्नों से। साथियों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो कहने को तो एक गुलाम हुआ करता था। अपनी ज़िंदगी बहुत ही उसने परेशानी में गुजारी, लेकिन एक फिलोसोफर ने लिखा है दोस्तों कि तलवार पैनी है तो पत्थर पर भी चलती है। दोस्तों, जब कोई इंसान अपनी लगन और बहादुरी और मेहनत से काम लेता है तो फिर कुदरत भी उसका साथ देती है और उसको ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में उसका भरपूर मदद करती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दास सिस्टम हुआ करता था, स्लेव सिस्टम हुआ करता था, यानी लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और चीज़ों की तरह से इंसान को भी ख़रीद और फ़रोख्त किया जाता था। ख़रीदने वाले को पूरा अधिकार होता था कि उसका वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा। बहुत जुल्म भी किए जाते थे और किस्मत से कभी-कभी जो मालिक है वो बहुत अच्छा भी साबित हो जाता था और बहुत अच्छे मालिक मिल जाते थे तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती थी। तो साथियों, आज एक बहुत ही चर्चित नाम जिसने इतिहास में अपने आप को साबित किया और इतिहास के सुनहरी अक्षरों में उसका नाम आज लिया जाता है। हालांकि आजकल हिस्ट्री में हमारी उसका ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों उसकी कहानी से हमें बहुत कुछ सबक सीखने को मिलेगा, एक हौसला मिलेगा और पता चलेगा कि इंसान किस्मत और मेहनत से कितना अपने आप को बदल सकता है। दोस्तों, साल था 1989, 2 दिसंबर। एक बच्चे का जन्म होता है अफ्रीका के एक छोटे से देश इथोपिया, और वहाँ का भी एक छोटा सा राज्य उसके पास गांव, वहाँ उसका जन्म हुआ। दोस्तों, किस्मत की मार कि उसके माँ बाप ने उसको बचपन में ही बेच दिया। दोस्तों, वहाँ से उसको ख़रीद कर एक बगदाद के एक मालिक ने उसको ख़रीदा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ुलामों की ख़रीद और फ़रोख्त का बगदाद उस वक्त बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। लोग ग़ुलामों को वहाँ से ख़रीद करके दूसरी जगहों पर मुनाफा लेकर के सेल कर दिया थे, बेच देते थे। तो दोस्तों, इब्ने सीना भी उस जगह का नाम बोला जाता है, अफ्रीका के पास में। जो 1548 में एक मलिक अंबर नाम के एक बच्चे की पैदाइश होती है। बचपन का नाम उनका चापू था। उसके माँ बाप ने बचपन में उनको ग़ुलामी के लिए बेच दिया था, जैसे मैंने पहले बताया। अब दोस्तों, किस्मत आगे उसके साथ क्या खेलती है खेल, वो हम आपसे शेयर करेंगे और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वहाँ पर एक मीर कासिम अल बगदादी नाम के एक आदमी ने उनको ख़रीद लिया। उस आदमी ने उसका नाम दिया अंबर। ये अंबर नाम उसी आदमी ने उनको दिया। वहीं उसने युद्ध कला भी सीखी। बगदाद में रहते हुए उन्होंने कई सारी युद्ध कलाएं सीखी, कई सारे हुनर सीखे, क्योंकि बचपन से बहुत ही होनहार, मेहनती, पॉजिटिव वो इंसान थे। तो बगदादी ने फिर उनको बहुत अच्छा मोटा मुनाफा लेकर के उन्हें किसी और व्यापारी को बेच दिया। वहाँ से उसे दक्षिण भारत लाया गया। यहाँ से दोस्तों कहानी शुरू होती है। हमारे देश भारत में दक्षिण में उनको लाया गया और अंबर का नया मालिक बना चंगेज़ खान। दोस्तों, ये वो चंगेज़ खान नहीं जो बहुत ही क्रूरता के लिए फेमस है। ये और चंगेज़ खान थे जो उस वक्त दक्षिण में अपना राज चलाते थे। तो चंगेज़ खान भी एक ख़ुद ग़ुलाम थे, लेकिन धीरे धीरे उसने तरक्की की और वो अहमदनगर का सूबेदार बन गया। अहमदनगर वही दोस्तों जो औरंगाबाद के आसपास वो पड़ता है।
अहमदनगर। चंगेज़ खान के पास में पहले से ही हज़ारों गुलामों की सेना हुआ करती थी। बाकी जगहों से जो गुलाम ख़रीद करके लाए जाते थे, उनको वो रखता था और ट्रेंड करता था और कुछ युद्ध नीति में उनको निपुण बनाता था। तो चंगेज़ खान ने अंबर की काबिलियत देखकर उसे अपना निजी सेवक बना लिया। तो यहाँ दोस्तों ज़िंदगी मोड़ लेती है कि एक इतने बड़े आदमी ने उनको एक निजी सेवक बना लिया और 1576 में अहमदनगर में गद्दी को लेकर के एक लड़ाई छिड़ी। अहमदनगर उस वक्त बहुत एक जागीर, एक मतलब जैसे दक्षिण में 4 सल्तनत हुआ करती थी, उनमें से एक बड़ी सल्तनत अहमदनगर की होती थी। तो जिसमें चंगेज़ खान की मौत हो गई और अंबर को उसी के साथ एक आज़ादी मिल गई, वो फ्रीडम मिल गई, क्योंकि वो गुलाम जो है वहाँ पर आज़ाद करने की भी प्रक्रिया होती थी। तो अंबर ने बीजापुर के सुल्तान जो उस वक्त की दूसरी एक बड़ी हुकूमत थी बीजापुर, तो अंबर ने बीजापुर की हुकूमत के लिए काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो और उसका नाम वहाँ से मलिक पड़ा। ये बीजापुर हुकूमत में, सल्तनत में वो काम कर रहे थे, तो उनकी मलिक की उपाधि से उनको वहाँ पर नवाजा गया। उस वक्त दक्कन में 4 सल्तनत थी, जैसे मैंने बताया, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और इधर मुग़ल जो अपने नॉर्थ से दक्कन की तरफ अपनी सल्तनत को बढ़ाने में लगे हुए थे। मुग़ल अपना विस्तार करना चाहते थे। मलिक अंबर ने अपनी 100 या 200 गुलामों की फ़ौज एक अपनी अलग बना ली, जिसको जैसे ही किसी भी सल्तनत को या किसी भी ग्रुप को फ़ौज की ज़रूरत होती तो वो उसको अपनी फ़ौज को किराए पर देने लगा। दशकों तक सेना ऐसा ही चलता रहा। फिर 1595 में अहमदनगर सल्तनत आपसी लड़ाई के चलते कमज़ोर हालात में पहुंच गई। मुग़लों ने अहमदनगर पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि मुग़ल चाहते थे कि हम उत्तर से लगाकर दक्षिण के बिल्कुल लास्ट तक उनकी हुकूमत हो। तो मुग़लों ने अहमदनगर पर चढ़ाई कर दी। अहमदनगर की महारानी उस वक्त होती थी चांद बीबी। तो दोस्तों चांद बीबी से उनकी जंग हुई। तो चांद बीबी के साथ गोलकुंडा और बीजापुर के मदद से मुग़लों को चांद बीबी ने पीछे हटाया। दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये याद रखना है कि चांद बीबी की किस रियासत ने मदद की थी मुग़लों के विपरीत। तो दोस्तों गोलकुंडा और बीजापुर की जो सल्तनत थी वो उस वक्त चांद बीबी के साथ थी। लेकिन धीरे धीरे मुग़लों ने विरार पर कब्ज़ा कर लिया। एक वहाँ पर एक शहर है विरार, आपने नाम सुना होगा। और उसके बाद फिर अहमदनगर की सीमाओं के आसपास मुग़ल सेना दखल देने लगी, क्योंकि बराबर उनका अभियान चल रहा था। वो उस वक्त मुग़ल बादशाह जहांगीर हुआ करते थे, क्योंकि अकबर के बाद जो हुकूमत संभाली उनके बेटे थे जहांगीर। हालांकि सल्तनत को लेकर भी काफ़ी उठक पटक रही और अकबर भी उनको हुकूमत नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे भाई थे उनको हराकर जहांगीर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, जैसे कि आप ऑलरेडी पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो 1597 में चांद बीबी और मुग़लों में एक बार फिर लड़ाई हुई। उसको दोबारा फिर लड़ाई होती है चांद बीबी के साथ, और इस बार जीत मुग़लों की होती है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी चेंजिंग होती है कि यहाँ मुग़ल जीत जाते हैं और किले पर मुग़लों का कब्जा हो जाता है। जो अहमदनगर का मेन किला था तो उस पर मुग़लों का कब्जा हो जाता है और चांद बीबी की सेना में आपस में फूट पड़ जाती है और बगावत हो जाती है। इसी बगावत और उठक पटक के बीच में उनकी हत्या भी हो जाती है, जो वो बताते हैं कि उन्हीं के ही किसी लोगों ने बगावत की थी और उन्हीं की फ़ौजियों में से उनको, उसमें हो सकता है किसी सल्तनत का हाथ हो। तो अब अंबर साहब जो है, इसी अफरा तफरी में अंबर ने एक सेना और बना ली, उससे भी पावरफुल। पहले 100-200 लोग हुआ करते थे। और चांद बीबी का पोता, दोस्तों यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अंबर की स्ट्रेटजी क्या होती है।
चांद बीबी के जो पोते थे मुर्तज़ा निज़ाम शाह, उनको गद्दी पर उन्होंने बिठा दिया। और नए निज़ाम की जो शादी थी वो अपनी बेटी से कर दी। देखो यहाँ पर एक और डेवलपमेंट होता है कि उन्होंने एक खेल ये अपना स्ट्रेटजी बनाई आगे की, एक युद्ध नीति बनाई। तो जैसे ही उसको नए सुल्तान का गठन किया गया तो साथ में अपनी बेटी की शादी मलिक अंबर ने उनसे कर दी। अब अंबर ने अहमदनगर की सल्तनत को मजबूत किया। इस बीच में काफ़ी अंबर ने मजबूत किया और दक्कन के राजाओं के साथ में अच्छे संबंध भी बनाए। जितने भी दक्कन में और छोटे छोटे राज्य थे उन सब से उन्होंने गठजोड़ बनाया और अब वो मुग़लों को सीधी टक्कर देने लगे। 1605 अकबर की मौत हो जाती है और मुग़लों में गद्दी को लेकर जंग हुई और जीत हुई जहांगीर की। गद्दी संभालते ही जहांगीर ने दक्कन पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। मुग़ल पूरे हिंदुस्तान का मालिक खुद को मानते थे। तो मलिक ने दक्कन के सभी राजाओं को एक साथ मिलाया और फिर कोशिश की कि फिर मुग़लों से युद्ध किया जाए और मुग़लों को यहाँ पर राज अपने दक्कन में उनको टक्कर दी जाए। जब भी मुग़ल आगे बढ़ते उन्हें हमेशा मलिक अंबर ही सामने खड़ा हुआ नज़र आता है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताई जा रही है कि छत्रपति महाराज जो कि इतना बड़ा नाम है, इतने आदर से हमारे देश में उनके नाम को लिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग उनका आदर करते हैं। उनके दरबार में एक किताब लिखी गई, तो उस किताब में शायद उसका नाम मेरे ठीक से याद नहीं है, एक किताब लिखी गई थी, उसमें मलिक अंबर को सूर्य की संज्ञा दी गई थी। कितनी बड़ी बात है, मतलब उनको सूर्य की संज्ञा दी गई। पिछली चीज़ों को पढ़कर, पिछली बातों को देख करके तो छत्रपति महाराज के टाइम में उनको सूर्य की संज्ञा दी गई। शिवाजी महाराज के दादा मलिक अंबर को के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त जो दौर था उधर वो जहांगीर थे, उधर मलिक अंबर थे और उधर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के दादा हुआ करते थे। तो साल होता है 1610, बीतते बीतते साल 1610 का साल जो है मलिक अंबर के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। मलिक अंबर ने अहमदनगर किले पर कब्जा कर लिया, जो अब तक उनके बीच में हाथ से निकल चुका था। तो मलिक अंबर ने फिर दोबारा से उसको अपना कब्जे में ले लिया। मुग़लों को कई जगह से हरा कर मलिक अंबर ने, दोस्तों एक बड़ा डेवलपमेंट ये होता है कि कई जगह उनको हराया भी और जो बंदरगाह है सूरत उसको नष्ट कर डाला, जो कि मुग़लों का बहुत ही अहम ठिकाना होता था, बहुत ही एक बिज़नेस का बहुत बड़ा हब हुआ करता था। तो ये बहुत ही मुग़लों के लिए बहुत ही दुख की बात थी। इस खबर को जब जहांगीर ने सुना तो वो आग बबूला हो गया और उसने तय किया कि अब मलिक अंबर से हमें युद्ध करना है और मलिक अंबर को हमें हराना है, दक्कन में भी राज करना है। तब तक मलिक अंबर लगातार डेवलप कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ हमें ये बात सीखने को मिलती है कि आप कंटिन्यूअसली किसी काम को करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको आपकी मेहनत को कुदरत फिर रंग देती है। तो मलिक अंबर की सेना जब 50,000 की हो जाती है तो वो एक यहाँ पर एक काम और करते हैं मलिक अंबर कि खिड़की नाम का एक शहर बसाते हैं। तो दोस्तों ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने वाली बात है कि खिड़की शहर किसने बसाया और खिड़की शहर को अब किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज इसका जो नाम है औरंगाबाद है, जो कि आजकल आप सुन ही रहे हैं, काफ़ी चर्चाओं में है औरंगाबाद, क्योंकि बाद में ये बात तो काफ़ी पहली हो रही है, फिर बहुत बाद में आपके औरंगज़ेब
के टाइम में औरंगज़ेब को यहाँ पर दफन किया गया। जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए, फिर औरंगज़ेब। तो इसी तरह से मुग़लों ने काफ़ी समय तक यहाँ पर हिंदुस्तान में राज किया। तो दोस्तों, ये खिड़की को ही औरंगाबाद कहते हैं। इसका काफ़ी विकास किया गया, इसमें नहरें बनाई गई और बहुत ही एकदम राजधानी बना करके एक तरीके से बहुत डेवलपमेंट वहाँ पर मलिक अंबर ने कराया। अब दोस्तों, 1616 में एक चेंजिंग होती है। मलिक अंबर को हार का मुंह देखना पड़ता है 1616 में, और एक संधि करनी पड़ती है मजबूरी में। दोस्तों, जब हार जाते हैं तो फिर इंसान को मजबूरी में एक संधि भी करनी पड़ती है कि चलो देखो, एक बार संधि करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो अहमदनगर और विरार दोनों मुग़लों को वापस दे दिए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ ये हम इस कहानी से वो सबक ले रहे हैं कि किस तरह से आदमी, इंसान गिरता है, उठता है, बढ़ता है, फिर चलता है। तो अगर हम रुक गए तो रुक ही जाते हैं, और चलते रहे तो मंजिल कभी ना कभी मिलती है। हम इतिहास को इतिहास के तरीके से ही आप तक पहुंचा रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे दोस्तों। और ऐसा ही होना भी चाहिए कि इतिहास को इतिहास के ही नज़र से पढ़ा जाए, बताया जाए। क्योंकि किसी बहुत बड़े फ़िलॉसफर ने कहा है कि भाई, अगर दुश्मन में भी कोई खूबी है तो उसको भी मानो और उसको बयान करो और लोगों को बताओ। वो अलग बात है कि आपकी किसी से दुश्मनी है, लेकिन एक दुश्मन के अंदर भी आपको कोई सामाजिक या कोई ऐसी खूबी है जो इंसान में होनी चाहिए, तो आप उसको मानिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मलिक अंबर की बीजापुर से हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि मलिक अंबर को इस बीच में बीजापुर से भी उनके संबंध ख़राब हो जाते हैं। उधर मुग़लों से तो पहले से ही ख़राब थे ही थे। तो मुग़ल जहांगीर तो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, और उसका एक सपना था कि भाई, मलिक अंबर का मुझे सर चाहिए किसी भी हालत में। जब उन्होंने सूरत बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, तो जहांगीर ने कहा था कि मुझे किसी कीमत पे भी मलिक अंबर का सर चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस्मत क्या रंग ला रही है कि एक छोटा सा बच्चा गुलाम, जिसको बेच दिया गया, बड़ी परेशानियाँ उसने उठाई, उठाते 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 हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा बादशाह जो इतने बड़े एरिया में अपनी हुकूमत करता है, और वो किसी से दुश्मनी भी पाले हुए है, और उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चाह कर भी। तो दोस्तों, फिर उसकी मुग़लों और अंबर के बीच में फिर एक बार युद्ध होता है, सामना होता है। और देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, जो ये नोट करने वाली बात है साथियों, उस लड़ाई में शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भी अंबर के साथ थे। कितनी बड़ी बात है देखिए। आज लोगों को कुछ घटनाओं के बारे में बता करके, और मतलब एक तरीके से नेगेटिव फीलिंग बनाई जाती है, लेकिन यहाँ देखिए कितना बड़ा संयोग है। क्योंकि राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ ज़्यादातर ये कोई हिंदू मुस्लिम या धर्म के आधार पर नहीं होती थी। सबका अपना एक स्वाभिमान और अपनी सत्ता को विस्तार करने के लिए सब चीज़ें ये होती थी। और दक्षिण में शिवाजी महाराज के साथ तो मुसलमानों के बहुत अच्छे संबंध थे। आपने बीच में सुना, 2 बार 2 घटनाएं देखी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में जो कि बुक लिखी गई बहुत बड़ी, उसका नाम मैं भूल गया, उस तक में मलिक अंबर का जिक्र था। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज जी के पिता शाहजी भी उनके साथ थे इस युद्ध में। वो उनके बहुत ही करीबी और बहुत ही संयोग था आपस में उनमें। तो इस युद्ध में अंबर को बड़ी जीत हासिल हुई, क्योंकि मराठा भी उसमें साथ थे, और मराठा तो आप जानते हैं कि भाई बहादुरी के लिए जाने गए हैं। तो मलिक अंबर को यहाँ पर जीत होती है, और यहाँ पर दोस्तों मुग़ल के बड़ा कमांडर वो भी पकड़ा जाता है, और कई बड़े बड़े अधिकारी मुग़लों के पकड़े जाते हैं, और बीजापुर के भी कुछ अधिकारी गिरफ्तार किए जाते हैं। तो इस जीत से मलिक अंबर का कद इतना बढ़ गया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों। यहाँ पर साउथ में जितने बड़े जागीरदार, सूबेदार और जो भी संपन्न लोग थे, वो खजाने ला करके उनके कदमों में डालने लगे, क्योंकि उनकी लगातार इतनी पावर बढ़ गई थी। तो साथ साथ में दोस्तों छोटी बड़ी मलिक अंबर ने और भी कई लड़ाइयाँ
अपने जीवन काल में लड़ी और भरपूर 78 साल की ज़िंदगी उन्होंने पूरी हौसले के साथ जी और सबको साथ लेकर के अपने राज्य में चले, हिंदू मुस्लिम सबको, और अच्छा दक्षिण के राजाओं से गठजोड़ बनाया और मुग़लों को हमेशा टक्कर देते रहे। मुग़लों की हिम्मत नहीं हुई उसको जीत पाने की। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब उनकी 78 साल की उम्र में 1626 में इंतकाल हो गया उनका, मलिक अंबर साहब का, तो ज़िंदगी भर जहांगीर की जिससे लड़ाई हुई, तो ज़िंदगी भर लड़ने वाला जहांगीर ने उनके बारे में कुछ शब्द कहे जो बहुत सुनने लायक हैं। जहांगीर ने लिखा कि युद्ध नीति में और शासन में, न्याय में और नियंत्रण में कोई उनसा नहीं। जबकि उनका दोस्त थे और हमेशा उनकी हसरत दिल में रही। उन्होंने अपने दरबार में एक पेंटिंग भी बनवाई थी जिसमें जहांगीर उनके कटे हुए सर के सामने खड़ा हुआ था और तलवार लेकर के, मतलब उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं मलिक अंबर को मारूंगा, मुझे किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन वो बंदा अपने हौसले पे, हिम्मत से, दोस्तों, वो मुग़लों से भी लड़ता रहा और उसने साबित करके दिखाया कि हाँ, इंसान हौसले से जंग लड़ सकता है। तो ये थी कहानी मलिक अंबर की। दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक ऐसे गुलाम के बारे में बताइए जिसने हिंदुस्तान में आकर के